BA प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात गद्य साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। इस प्रश्न पत्र में दो पुस्तकें हैं, एक कथा यात्रा और दूसरी कागभगोड़ा। कथा यात्रा को हम की 12 की 12 कहानियां हम पहले ही पूरे कर चुके हैं और आज हम कागभगोड़ा इस व्यंग्य संग्रह में से 7वां व्यंग्य विज्ञापन में बिकती नारी इस विषय पर चर्चा करेंगे। हरिशंकर परसाई जी ने यह विज्ञापन में बिकती नारी यह व्यंग्य लिखा हुआ है। वे लिखते हैं, अखबार में भविष्य फल और विज्ञापन जरूर पढ़ता हूं। जिसका कोई भविष्य नहीं है उन्हें भी भविष्य फल पढ़ना चाहिए। कभी कभी फल में से भविष्य निकल पड़ता है, जैसे आकाश में से राहत कार्य अधिकारियों के बंगले निकल पड़ते हैं। मेरी राशि के सामने लिखा है, इस सप्ताह आर्थिक तंगी रहेगी पर पैसे का प्रबंध हो जाएगा। मेरे और भारत सरकार के ग्रह एक से पड़े हैं, उसका भी यही स्थायी भविष्य फल है। आर्थिक तंगी रहेगी पर पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मैं पास का पैसा खर्च करने निकल पड़ता हूं, तंगी होगी तभी तो पैसे का इंतजाम होगा ना। ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तंगी ही न होगी तो ग्रह क्यों इंतजार करेंगे। भारत सरकार तंगी पैदा करती है तो यह कहीं अमेरिका के, कहीं रूस के, कहीं विश्व बैंक के पीछे पड़कर पैसे का इंतजाम करवा लेते हैं। उस दिन भविष्य फल पढ़ते ही मैं तंगी पैदा करने के लिए निकल पड़ा। पास में कुछ रुपए थे, ये अगर बने रहे तो ग्रह कहीं से पैसा कहीं नहीं दिलवाएंगे। मैंने तय कर लिया, एक पंखा खरीदकर तंगी पैदा कर ली जाए। मैंने अखबार में पंखों के विज्ञापन देखे। हर कंपनी के पंखे के सामने एक स्त्री है। एक पंखे से उसके साड़ी उड़ रही है और दूसरे पंखे से उसके केश। एक विज्ञापन में तो सुंदरी पंखे के फलक पर ही बैठी हुई है, पंखे के फलक पर बैठी हुई है, पात पर बैठी हुई है। मुझे डर लगा कहीं किसी ने स्विच दबा दिया तो। ऐसी बदमाशियां आजकल होती रहती हैं। मैं सुंदरी के लिए बहुत चिंतित हूं। पिछले साल मेरा 1 महीना ऐसी ही चिंता में कटा था। एक पत्रिका के मुखपृष्ठ सजाने के लिए चित्र छापा था। 3री मंजिल की खिड़की पर स्त्री पैर लटकाए बैठी है। मैं परेशान हो गया। जरा झोंका आए तो गद से वो नीचे गिर पड़ेगी ना, वो जरूर नीचे गिर पड़ेगी। रात को एकाएक नींद खुल जाती है और मैं सोचता हूं पता नहीं उसका क्या हुआ, कहीं गिर तो नहीं पड़ी। अगला अंक जब आया और मैंने देख लिया कि लड़की उतर गई है, तब चैन पड़ गई। सोचा यह पंखा खरीद लूं, स्त्री को उतारकर घर पहुंचा दूं और कहूं, बहन जी इस तरह पंखे पर नहीं बैठा करते, पंखे तो बिक ही जाएंगे, तुम उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालती हो। मैंने बहुत पंखे देखे, किसी के सामने कोई पुरुष बैठा हुआ हवा नहीं ले रहा है। कोई पंखा किसी पुरुष के लिए क्यों खरीद लें, उससे सुंदर स्त्री की साड़ी उड़ रही है। अगर उसका पुरुष पर कोई असर नहीं हो तो धोखा हो जाएगा। लेकिन कमोबेश हर चीज का यही हाल है। टूथपेस्ट के इतने विज्ञापन है मगर हर एक में स्त्री ही उजले दांत दिखा रही है। एक भी ऐसा मंजन बाजार में नहीं जिससे पुरुष के दांत साफ हो जाएं। यह या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश का आदमी मुख साफ करता ही नहीं है। यह सोचकर बड़ी घिन आई, ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जहां मुख भी साफ नहीं करते। इस विज्ञापन में लड़के ने
एक खास साइकिल खरीद ली है। पास ही लड़की खड़ी है, बड़े प्रेम से उसके देख करके मुस्कुरा रही है। अगर लड़का दूसरी कंपनी की साइकिल खरीद लेता तो लड़की उससे कहती, हटो, हम तुमसे नहीं बोलते, तुमने अमुक साइकिल नहीं खरीदी। यह एक और लड़की है जो प्रेमी को एक खास सिगरेट पिलवा रही है। वह सिगरेट पी रहा है और यह मुग्ध भाव से देख रही है। तू यह मत समझ लेना कि मैं तेरे रूप और गुण पर मुग्ध हूं, मैं तो इसलिए तुझसे प्यार करने आई हूं कि तू यह सिगरेट पीता है। ये 4-5 सुंदरियां उस युवक की तरफ एकटक देख रही हैं। सुंदरियों, तुम उस युवक पर क्यों मुग्ध हो? वह सुंदर है इसलिए नहीं, वह अमुक मील का कपड़ा पहने हुए इसलिए। वह किसी दूसरी मील का कपड़ा पहन ले तो हम उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। हम मील की तरफ से मुग्ध होने की ड्यूटी पर हैं। सुंदरी को ट्रक और टायर से क्या मतलब? मगर इस विज्ञापन में ट्रक खड़ा है, ट्रक के मालिक सरदार जी खड़े हैं, एक टायर रखा है और सुंदरी इशारा कर कर कह रही है, वह टायर लगाओ। यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पेस्ट, कपड़ा, सिगरेट में दखलंदाजी चल सकती है, मगर ट्रक का मामला है, खतरनाक है। ट्रक को अमृतसर से मुंबई गेहूं भर कर ले जाना है। अगर स्त्री के कहने से रद्दी टायर लगा लिया और वह कहीं बीच जंगल में धोखा दे गया तो सरदार जी का क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी किस पर? मैंने कोई ऐसा विज्ञापन नहीं देखा जिसमें पुरुष स्त्री से कह रहा हो कि यह साड़ी या यह स्नो खरीद ले। अपनी चीज वह खुद पसंद करती है, मगर पुरुष की सिगरेट से लेकर के टायर तक में दखल देती है। ऐसा लगता है सारी अर्थव्यवस्था पर नारी सौंदर्य ने ही कब्जा कर लिया है। मैं नहीं जानता स्त्रियां इन विज्ञापनों में अपने रोल के बारे में क्या सोचती हैं, मगर इनसे ये निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष, इस देश की सारी सुंदर स्त्रियां कंपनियों की नौकरानियां हैं। उनका काम कंपनी की तरफ से पुरुष को फुसलाना है। 2, सुंदर स्त्री के जीवन का महान उद्देश्य है किसी कारखाने का माल बिकवाना। 3, सौंदर्य की परिभाषा, सौंदर्य स्त्री की वह मोहिनी शक्ति है जिसके वशीभूत होकर पुरुष रद्दी से रद्दी सामान खरीद लेता है। अगला, इस देश का पुरुष बौड़म है, उसे किसी चीज की परख नहीं है, उसमें सुरुचि का अभाव है। अगला, स्त्री सिगरेट और टायर के मामले में भी विशेषज्ञ होती हैं। अगला, इस देश का पुरुष स्त्री का गुलाम है। इस देश का पुरुष स्त्री का गुलाम है। वह जो चीज बता देती है उसी को खरीद लेता है। अगला, स्त्री अपने उपयोग के किसी सामान में पुरुष को दखल नहीं देने देती। वह साड़ी अपनी इच्छा से खरीदेगी, मगर पुरुष को टायर अपनी इच्छा से खरीदने नहीं देगी। अगला, कोई सुंदर स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम नहीं करती, वे उसी पुरुष से प्रेम करने लगती है जो उसकी बताई कंपनी का माल खरीदता है। और अंतिम, सच्चा प्रेम सिर्फ कुरूप स्त्रियां कर सकती हैं, क्योंकि वे किसी कंपनी का माल नहीं बिकवाती। अब सिर्फ कुरूप स्त्री भरोसे के लायक रह गई है। सुंदरी का कोई भरोसा नहीं। कोई सुंदरी अगर मेरी तरफ मुग्ध होकर देखती है तो मैं समझ जाता हूं मैं उस कंपनी के जूते पहने हूं जिसकी तरफ से यह मुग्ध होने की ड्यूटी कर रही है। अगर कोई सुंदरी पुरुष से लिपट जाए तो यह सोचना भ्रम है कि वह तुमसे लिपट रही है, वह शायद राम प्रसाद मिल्स के सूट के कपड़े से लिपट रही है। अगर कोई सुंदरी तुम्हारे पांवों की तरफ देख रही है तो
वह सतयुगी समर्पिता नारी नहीं है जिसके लिए कहा गया एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वह तुम्हारे पावों में पड़े धर्मपाल शू कंपनी के जूते पर मुग्ध हो रही है। सुंदरी आंखों में देखे तो यह जरूरी नहीं कि वह आंख मिला रही हो, वह शायद नेशनल ऑप्टिशियंस के चश्मे से आंख मिला रही है। प्रेम व सौंदर्य का सारा स्टॉक कंपनियों ने खरीद ले लिया है, अब ये उन्हीं के मार्फत मिल सकते हैं, अन्यों के नहीं। इस व्यंग्य में हरिशंकर परसाई जी ने स्त्री देह को जिस प्रकार से विज्ञापन का माध्यम बनाया जा रहा है, बनाया गया है, आगे भी बनाया जाएगा, इस पर करारा व्यंग्य किया है, करारा कटाक्ष किया है। तो इस प्रकार से ये हमारा 7वां पाठ यहीं समाप्त होता है। कल मिलते हैं एक नए पाठ को लेकर के, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित सदाचार का तावीज, इसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरिक।